गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने कराना शुरू किया था, जिसमें मैंने फिजिक्स का स्टार्ट किया था और सोनू सर आपको मैथमेटिक्स के ट्रिगो से क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं। चूँकि आपको तो डेट शीट मिल ही गया होगा, 30 नवंबर से आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम जो होने वाला है, सीबीएसई जो कंडक्ट करने वाला है वो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। उसके रिगार्डिंग हम लोग ये चाहते थे कि आपका कुछ रिवीजन हम लोग करा दें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, जिससे कि आपको आपके माइंड के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े। दैट्स वाई हम लोग ये सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अपने अपने सब्जेक्ट का आपको हम लोग एमसीक्यू करवा रहे हैं। और ये याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में उसने मतलब कि सीबीएसई ने ये पूछा हुआ है। दैट्स वाई आपका रोल थोड़ा यहाँ बढ़ जाता है, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आप एक जगह इसको अगर कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बस एक बार रिवीजन मार लेंगे। आप ये मेरी बातों को याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीवियस ईयर से बहुत अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई मैं ये फोकस कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम फोकस कर रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दें, ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करें। क्वेश्चन भी आपको सिमिलरिटी दिखेगा, बस डेटा इधर उधर का होगा, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है। अब बच्चों रहा बात, अब आप सोच रहे होंगे कि सर रहे रहे कहाँ गायब हो जाते हैं। तो बीच में नवरात्रि चल रही थी और मैं 9 दिन फास्टिंग करता हूँ, दैट्स वाई मैं नहीं आ पाता। इसलिए मैंने पंकज सर से भी मैंने बोला था कि सर प्लीज़ नवरात्रि के समय मुझे आप डिस्टर्ब ना करेंगे, और सर ने भी मुझे छोड़ दिया था। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, बट कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए। ये आपको एमसीक्यू कराने के बाद असर्शन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, जिससे क्या होगा कि आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में जो डर लगता है वो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शंस जो दिए रहेंगे उन ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर देने हैं ऑप्शंस को, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए खैर वो तो बात की बात है। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू का आज अपना दूसरा सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास, हाँ जैसा कि हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के लाइंस को आप क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना करें। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हमने देखनी है किसकी, वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज दिमाग में आते ही आपको मालूम चल गया होगा कि वर्चुअल इमेज होता क्या है ना। तो जब वर्चुअल इमेज का अगर आपको डेफिनेशन याद है, अगर वो आपके दिमाग में चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको वैसे भी मालूम चल गया। आइए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, कि वर्चुअल इमेज को आप कभी भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, हम स्क्रीन के ऊपर सिर्फ रियल इमेज को ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम कभी भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला प्रॉपर्टी तो सही हो गया। आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, जरा इसके ऊपर गौर करें। क्या दे रखा है, आर फॉर्म्ड बाय बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सही बात, ये भी होता है, कनकेव लेंस से भी बनता है और कन्वेक्स लेंस से भी बनता है। याद करें, कनकेव लेंस में मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब आपने प्लेस किया था, तो इसका इमेज कहां बना था, बिहाइंड द मिरर और लार्जर देन द मिरर। दैट्स वाई कनकेव मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट भी करते हैं और सैलून के अंदर भी होता है। मैंने ये सब बातें आपको बताई थी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। कन्वेक्स लेंस में तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे जब भी बनेगा तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा। ठीक है। तीसरा है आर ऑलवेज इरेक्टेड, मतलब ये वर्चुअल इमेज जो होता है ये हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब क्या है बच्चा, इरेक्ट मतलब हमेशा होता है सीधा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। कह रहा है चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कि आर ऑलवेज इन्वर्टेड, कि ये हमेशा उल्टा होता है। तो याद करें आप, जब हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि बच्चा अगर वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा इरेक्ट होगा, और रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। दैट्स वाई ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसके हिसाब से मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूं, आप देख करके बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है इसको बेस्ट सुटेबल करता है। ए में दिया हुआ है 1 and 4, बी में दिया है 1 and 2, सी में दिया है 1, 2 and 3, डी में दिया है 1, 3 and 4। तो आपको दिख रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है।
पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है। डेट्स वाई जो आपका आंसर हो जाएगा सी। स्क्रीन के सामने से मैं हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पे जरा आप ध्यान दें, आपके सामने दिया हुआ है, इन योर लेबोरेटरी यू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रेज थ्रू अ ग्लास स्लैब। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, है ना। आपने लेबोरेटरी में लाइट रेज को आपने ट्रेस किया है, मतलब कि देखा है ग्लास स्लैब से पास करा करके, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इन ईच केस मेजर द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डिफरेंट एंगल आई आपने निकाला है और उस पर आपने बार बार एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका आपने डेटा लिया है ना। एंड एंगल ऑफ इमर्सेंस एंगल ई, और एंगल ई जो है उसका भी आप देखें। अगर आप फिगर में ध्यान दें, आप याद करें, अगर ये ग्लास प्रिज्म है, आपको याद होगा जब कोई रे ऑफ लाइट यहां आता है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर यहां पे जो होगा ये बच्चा कुछ जो इमेज जो है इसका ऐसे बनेगा, मैं दिखाता हूं आपको। जब अगर कोई रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर पास करता है तो आप याद रखेंगे यहाँ लाइट कहाँ घुस रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, आपको याद होगा कि जब कभी इंसिडेंट रे जो है रेयरर मीडियम से लेकर के डेंसर मीडियम में जब जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल से हो जाता है ना, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल आई का जो वैल्यू जो है आप देख पा रहे होंगे क्या, कि एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया है एंगल आर के। एंगल आई जो है वो बड़ा हो गया एंगल आर से। और उसके बाद यहाँ देखें, और आपको याद होगा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस किसको बोलते हैं। फिर यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आप एक और नॉर्मल खींचते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो क्या हो रहा है, लाइट जो वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है है ना, तो वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागता है। तो यहाँ पे देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल आई जो है वो लगभग एंगल ई के बराबर है। एंगल आई जो है वो लगभग एंगल ई के बराबर है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चा, इससे कंक्लूजन बस यही निकलता है कि देखिए ऑप्शन को अब हम देखते हैं कि एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन एंगल आर। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो रहा है, बट नियरली इक्वल टू एंगल ई, और ये भी हमारा इसको क्लियर कर रहा है कि ये जो है एंगल आई जो है वो एंगल ई के लगभग बराबर में है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला आंसर जो होगा, पहला जो ऑप्शन जो है ए, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर बट नियरली इक्वल टू एंगल ई। क्यों हुआ, इस फिगर को आप देखें, मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूं, क्यों हुआ आप इस फिगर को देखें, स्क्रीन पे देखें, उसके बाद आप आसानी से इसका कंक्लूजन खुद से निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर की बात कर रहा है। और रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं बच्चा, रियर व्यू मिरर हम लोग कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा, कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। कुछ कंक्लूजन इससे निकलेगा, आप देखेंगे। फिटेड इन व्हीकल्स, आप व्हीकल्स का तो जिक्र कर ही रहा है, और दे क्या रहा है ऑप्शन इज लेस देन 1। यहां देखें गलती से इज छूट गया है, इज लेस देन 1 मतलब कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा रियर व्यू व्हीकल के द्वारा वो कैसा होगा, तो वो एक से छोटा होगा, एक से ज़्यादा बड़ा होगा, बराबर होगा एक के, या भी कैन बी मोर देन और लेस देन 1, मतलब या तो ज़्यादा हो या फिर कम हो 1 से। ये डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, है ना, कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के कहाँ से कितना दूरी पे है या कितना नज़दीक पे है। अगर बात करें मैग्निफिकेशन की बच्चा, तो आपको याद होगा मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर आपको याद होगा HE/HO होता है। यही फॉर्मूला होता है कि मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, मतलब वही उसी से क्या निकलता है, मैग्निफिकेशन निकलता है। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, तो आप याद करें यहाँ पे दो ही जगह पे हम लोग लग करके
इमेज को बनाते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के पास रख करके, या फिर दूसरा होता है इन्फिनिटी पर रख करके। और इमेज कैसा बनता है हमेशा, तो इमेज जो बनता है वो हमेशा, वो इमेज जो होता है हमेशा लेस होता है, स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से। दो ही कंडीशन है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे तो हमको दिख रहा है कि इमेज जो होगा, यहां से कंक्लूजन निकल तो रहा है, यह क्लियर निकल रहा है कि इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो मान ले अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है, अगर मान ले लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है, तो कन्वेक्स मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा होगा, वो इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, इस कंक्लूजन से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। और हाइट ऑफ इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है। तो जब एच ई बाई एच ओ जो है, मान ले कि ये नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो ये कितना हो गया 0.5। आप खुद देख ले कि 0.5 जो है वो 1 से छोटा है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1। दिस विल बी द आंसर। मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, मतलब सन से रे आ रहा है लाइट का और कन्वर्ज कर रहा है एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ध्यान देंगे, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कह रहा है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा ताकि जो इमेज का जो साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाए। चलो बच्चा जरा आप खुद गेस करके बताओ तो ये 15 सेंटीमीटर यहां पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन यही है आपके लिए, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है। वैसे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर, मतलब कि रे ऑफ सन जो है, चलिए मान ले कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा, तो कन्वर्ज होने के बाद कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है। क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कह रहा है कि हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे कि इमेज का साइज हो, है ना, और ऑब्जेक्ट का साइज जो हो वो बिल्कुल बराबर है। याद करें कि इमेज फॉर्मेशन वाला अगर आप वीडियो आपने पढ़ा था तो वहां पे आपको याद होगा कि जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसका जो साइज जो था सेम एज द ऑब्जेक्ट आया था। याद करें, देखिए मैं बना के दिखाता हूं यहाँ पे। सर देखें तो वीडियो फ्रेम में आ रहा है, ये आपका C है और ये हो गया आपका F। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, ये देखिए ये यहां से एक लाइन गई और ये ऐसे यहां से भाग के चली गई। ठीक है, दूसरा आप फोकस से लेकर के जाएं, और ये यहां पे देखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बना, और जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है HO देखें उतना ही जो है HE है। बिल्कुल जितना हाइट ऑब्जेक्ट का आ रहा है उतना ही हाइट इमेज का आ रहा है। तो अब एक चीज बताएं, जब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का हो गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो सब कॉन्सेप्ट आपके पास है। सिंपल सा बात है कि F बराबर जब 15 सेंटीमीटर है तो F इज इक्वल टू क्या होता है, जरा ये याद करें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2F होता है, और इसी R को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो जब F बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के ऊपर रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आया 30 सेंटीमीटर आया। यानी कि अगर हम इमेज को ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज भी एकदम 30 सेंटीमीटर पर ही एग्जैक्ट बनेगा। तो अब आप इस ऑप्शन को देखें और ऑप्शन को देख करके बताएं कि आंसर क्या होगा। तो 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड देखें 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, हाँ यही रहा, ये सेकंड ऑप्शन जो है यही बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्यों होगा ये मैंने आपको यहाँ फिगर के माध्यम से और जो भी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया है। ठीक है बच्चा, मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले
आइए बच्चों, आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। मतलब कि आपके सामने कनकेव मिरर दे रखा है, 4 कनकेव मिरर है और चारों पे क्या कर रहा है कि एक इंसिडेंट रे को दिखा रहा है और दिखा रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो इंसिडेंट रे जो है वो कहां से होके गुजरेगा, हमने ये बताना है। आपको याद होगा ही कि जब कभी एक पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से गुजरता है, फोकस से कोई गुजरता है। ठीक है, पहले इमेज में देखें कि यहाँ पे ये क्या है, ये फोकस से गुजर रहा है, नहीं ये फोकस के पास से गुजर रहा है। दूसरे में ये फोकस से थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2f से गुजार दिया गया। और आपको याद होगा ये 2f जो है ये लेंस में आता है, मिरर में तो आता ही नहीं है। और चौथा डी ऑप्शन जो आपके सामने है ये देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। दैट्स वाई आपका आंसर ये हो गया डी। ठीक है बच्चा, आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और जो भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उसको फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे और बहुत जल्द एग्जाम के पहले मैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, वो उस समय एग्जाम के समय कराने का फायदा ये होगा कि अगर आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और उसको देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।